आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट का पेपर है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कहने के लिए कंपार्टमेंट का पेपर है, बट ये आपके एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो भी बच्चे 2026 के एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 3 घंटे का पेपर एज ऑलवेज जैसा आता है 80 मार्क्स का आता है, और पेपर में जो जनरल सी इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी होती है पहले पेज पे दी गई है, और दूसरे पेज से यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि एमसीक्यू है, और निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशिया में है? मध्य एशिया में कौन सा देश है? तो इसका पहला उत्तर है आपका तजाकिस्तान। ऑप्शन में आपका चेचन, तुर्की, यूगोस्लोवाकिया भी है, लेकिन आपका तजाकिस्तान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो कालक्रम आप सभी को पता है, बर्लिन की दीवार, आपको पेपर में करना है क्या, ऐसे करना है, बर्लिन की दीवार कब टूटी, ये सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब हुआ, तो 1979 में। भारत रूस की सामरिक समझौता कब हुआ, 1971 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में, 1991 में। तो यहाँ पर आप बेसिक से अब आप इसको देख पाओगे, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो पहले नंबर पे तीसरा आ रहा है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा दिख रहा है मुझे, फिर दूसरा दिख रहा है, तो ऑप्शन नहीं है तो और भी देख लो, इसमें सही विकल्प देखिए। भारत अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये तो इसी टाइम पे हुआ था, ये तो कंफर्म है। ऑप्शन कई बार गलत भी हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप इसके क्लोज में जाओगे तो फिर सी में टिक करना, बाकी ऑप्शन भी कई बार गलत होते हैं। अब इसे गूगल पे भी चेक कर सकते हो, इसका यही एक ईयर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी पूछी गई है, एजेंसी में आपका सुरक्षा परिषद नहीं है, ये इसकी संरचना में आता है। यूनिसेफ भी इसकी एजेंसी का हिस्सा है, WHO भी इसकी एजेंसी का हिस्सा है, यूनेस्को भी इसकी एजेंसी का हिस्सा है, लेकिन ये प्रधान अंग का हिस्सा है, इसीलिए ये इसका उत्तर नहीं वाला पूछा गया था, इसीलिए ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व बैंक के बारे में सत्य नहीं है, ना के बारे में कह रहा है? तो इसका गठन 1944 में हुआ था, ये ठीक है। ये मानव विकास के लिए काम करता है, लोन देता है देशों को, ये अपने सदस्यों को ऋण और अनुदान देता है, और ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, तो ये गलत है। इसमें गलत वाला ही पूछा है, तो मतलब डी इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्न संख्या प्रश्न 5 के लिए 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन है और आर उसका रीजन दिया गया है। तो हमको इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ABCD, और इसके विकल्प में उत्तर का चयन करना है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम सदैव नकारात्मक होते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक भी होते हैं। तो ये कथन हमारा गलत निकल गया है। दूसरा, कभी कभी वैश्वीकरण हमारे चयन को बढ़ाता है और कभी कभी हमारी संस्कृति का आपका परिष्कार करता है। तो ये बात सही है। पहला जो इसका कथन है वो गलत है, और रीजन जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर कथन आर दोनों सही तो है नहीं, ये तो गलत है। कथन आर दोनों सही, ये भी गलत है। यहाँ पर ए ये गलत है, कहता है ये गलत है परंतु आर इसका सही है। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से वैश्वीकरण को लेकर क्वेश्चन बताया। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सत्य है, यानी राइट के बारे में पूछ रहा है। वैश्वीकरण को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बढ़ावा दिया गया है, तो ये बात तो वैसे तो देखी जाए थोड़ा बहुत ठीक है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना नहीं, ये राजनीतिक भी है, सामाजिक सांस्कृतिक भी है और तकनीकी भी है। वैश्वीकरण अमीर लोगों के विरुद्ध है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादातर फायदा तो अमीर लोगों को ही हो रहा है, ये भी गलत है। वैश्वीकरण के कारण उन्नति प्रौद्योगिकी है। वैश्वीकरण का कारण क्या है, उन्नति और प्रौद्योगिकी है। तो केवल हर एक देश इसको टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में नहीं उतार रहा, ले रहा। हर एक देश जो है, देखो हर एक देश, अब इसमें ये वाली बात हम कहें तो हर एक देश केवल टेक्नोलॉजी के लिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बहुत से देश रोजगार बढ़ाने के लिए, बहुत से देश राजनीतिक लाभ कमाने के लिए, आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए, वैसे भी। तो इस कथन को केवल क्या कारण उन्नति प्रौद्योगिकी है, हम केवल ये नहीं कहते वैश्वीकरण को संयुक्त राष्ट्र संघ में बढ़ावा दिया गया है, तो ये बात इसके लिए ज्यादा ऑथेंटिक लगती है, ज्यादा सही लगती है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य की पहचान कीजिए जिसका गठन 1952 में किया गया। आप सबको पता है भाषा के आधार पे
सबसे पहला गठन जो है वो आंध्र प्रदेश का हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है किस से अलग हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपका मद्रास से ये अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी असेशन और रीजन का है। इसमें ABCD आपको उत्तर दिए गए, कथन A दिया गया और R उसका रीजन दिया गया, हमें सही विकल्प को चयन करना है। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्यों की सीमांकन के पुनर्निर्धारण के विचार के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्ति किया। ठीक है भाई, याद रखना। अनेक लोग भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ये बात भी ठीक है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे तो अंतरिम प्रधानमंत्री थे, ये याद रखना है। अब यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग यहाँ पर आपके सामने है, आपका कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में आपको जोड़ना है। तो कौन से पार्टी के कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो ये भारतीय जनसंघ में थे। पहले का चौथा किस में हो रहा है? ए को डी में किस में मिलाया जा रहा है? ए को फर्स्ट में, ए को डी में किस में मिलाया जा रहा है? ये रहा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, इन दोनों में। इन दोनों को पहले एलिमिनेट कर दो। अब देखो यहाँ पर सरदार पटेल जो है वो किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से थे। सी का दूसरा इसमें जा रहा है, तो ये डी है। सी का तीसरा ही बन रहा है इसका, तो ये गलत है, भी गलत है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूरा ध्यान किस पे दिया गया था? कृषि पे दे दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा, कब इसको क्या कहते हैं, किस वर्ष या फिर किसने इसको तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग के बारे में सही है? तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ये तो बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय भी नहीं है। इसका गठन शिक्षा की नीति को बनाने के लिए हुआ, ये भी नहीं है। ये आर्थिक की नीति बनाने के लिए हुआ है। अगले क्वेश्चन जो है आप सभी के, अब यहाँ पर 2-2 अंक के शुरू होते हैं। आसियान शैली क्या है? आसियान ने जो कुछ ही वर्षों में अपने काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा यश कमाया है, और जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा विकास भी हुआ है, बिना टकराव रहित इसका विकास हुआ है। यही इसका कार्य करने का जो तरीका है, ये आसियान शैली कहलाता है। याद रखना आप सभी को। परंपरागत सुरक्षा का एक अव्यय के रूप में शक्ति संतुलन की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। देखो, शक्ति संतुलन यानी पावर ऑफ बैलेंस, और अपारंपरिक सुरक्षा में इसका बहुत महत्व है। कैसे महत्व? पारंपरिक की बात करते थे तो उसमें बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि पहले के टाइम पे हम अपने आप को क्या करते थे, सुरक्षित रखने का 2 ही उपाय था। या तो अपने आप को पावरफुल बनाते रहो, या फिर सदा से ही किया जाता है कि अपने आप को अपने विरोधी के समान शक्तिशाली बना लेना। यही शक्ति संतुलन की अवधारणा है, और परंपरागत रूप से सुरक्षा का यही एक मुख्य धारणा रहा है। ये याद रखना है कि परंपरागत रूप से अगर हम देखें, शक्ति संतुलन क्या है, कि यही एकमात्र धारणा रहा है कि अपने आप को अपने विरोधी के समान क्या कर लेना, ताकतवर बना लेना। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 आर्थिक परिणामों की चर्चा कीजिए। तो ये रोजगार को बढ़ाता है, देशों में FDI को बढ़ाता है। तो पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, ये रोजगार में वृद्धि करता है, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारता है। दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें भी क्या करता है, FDI में भी वृद्धि करता है, जिससे देश की करेंसी को लाभ मिलता है। ये दोनों हमने परिणाम बता दिए। अगला, कांग्रेस को एक सतरंगा सामाजिक गठबंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग विचारों को मानने वाले अलग अलग जाति समुदाय से लोग शामिल थे। ना केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर, बल्कि कांग्रेस पार्टी के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो क्या करते थे, वो जरूरत पड़ने पर अपनी ही पार्टी के सदस्यों की क्या करते थे, आलोचना भी करते थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक सामाजिक सतरंगा गठबंधन था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें भारत में किन्हीं ऐसे 2 प्रधानमंत्री के नाम लिखने जो 1989 के बाद 3 बार प्रधानमंत्री पद पर जिन्हें क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो इसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी कर दो। देखो 1989 के बाद से तो अब तो मोदी जी भी तीसरी बार बन गए, आप मोदी जी का भी नाम कह सकते हो।
ठीक है। 1989 में इंदिरा गांधी का नाम नहीं आएगा, 1984 में ही वो क्योंकि खत्म हो गई थी। अगला 1971 में बांग्लादेश के साथ जो युद्ध हुआ उसका परिणाम आपको बताना है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, बांग्लादेश युद्ध के किन्हीं दो परिणाम। तो पूर्वी पाकिस्तान समाप्त हो गया, पहला परिणाम तो ये हो गया, पूर्वी पाकिस्तान की समाप्ति होगी, पाकिस्तान की समाप्ति। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो आर्थिक परिदृश्य था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया, भारत आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गया था, इसमें ये भी बात बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें, इसका एक परिणाम ये था कि अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, खराब भी हो गए थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ हमारा दोस्त था, तो इस चीज का हम लोगों को फायदा भी मिला, अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था और साथ ही साथ हम शॉक थेरेपी क्या है, इसका अर्थ और उद्देश्य बताना है। शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये इसका मुख्य रूप से अर्थ है, आघात पहुंचाकर उपचार करना आधार। और उसका उद्देश्य क्या था कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी, जो पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, उस अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाना था, याद रखना है, इसका उद्देश्य ये था। इसके परिणामों की बात करेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम के, तो शॉक थेरेपी के कई सारे परिणाम निकले, जैसे उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया था। इसके अलावा लगभग 90% उद्योग निजी हाथों में चले गए, विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल थी, ठीक है। और साथ ही साथ में जो है पूरी की पूरी जो काया पलट हो गई थी वहां की, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का एक हमने क्या देखा था, तरीका था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी विश्व में आए किन्हीं 4 परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। देखो, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में विश्व में सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ है कि अमेरिका विश्व का एकमात्र शक्तिशाली देश बन गया है, हम पहली बात ये कहेंगे। हम दूसरी बात क्या कहेंगे, हम दूसरी बात ये कहेंगे कि भाई WTO है, WTO में सदस्यों का बढ़ना, सदस्यों की वृद्धि, या फिर इसमें अब तीसरी चीज हम ये भी कहेंगे कि यूएनओ में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, यूएनओ की सदस्यों की संख्या में वृद्धि। आई होप आपको क्लियर होगा ये भी। यहाँ पर पहला हमने क्या बोला कि अमेरिकी वर्चस्व, इसमें आप अगली बात करोगे तो जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन या ईयू का गठन होना, ये भी आप इसके अंदर कह सकते हो। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, मानव की सुरक्षा की धारणा ही है। देखो सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है वो बेसिकली क्या करती है, वो हमें बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करने की बात करती है, लेकिन जब हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा की बात करते हैं तो इसमें मानव सुरक्षा की बात होती है। इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा होती है, इसमें छोटे और बड़े सभी तरीके की सुरक्षा की बात होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर नए खतरों को भी जोड़ लेते हैं। नए खतरों में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे महामारियों के अलावा इसके अंदर जो नए खतरे हैं, जैसे पर्यावरण के खतरे हो गए, आतंकवाद हो गए, इन खतरों को भी हम जोड़ लेते हैं। तो 2 तर्क के सहायता के कथनों की पुष्टि कीजिए। तो हम सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे, वैश्विक सहयोग की बात कर देंगे, हम वैश्विक सहयोग की बात करेंगे हम। दूसरी चीज क्या है, हम संस्थाओं के निर्माण पर बात करेंगे, संस्थाओं के निर्माण की बात करेंगे, हम ये कह देंगे। गुटनिरपेक्ष की नीति की किन्हीं 2 विशेषताओं की बात करिए। सबसे पहली विशेषता ये थी कि इसने क्या किया था, दोनों गुटों से दूरी बनाई थी, दोनों गुटों से दूर रहकर दोनों गुटों से क्या करके दूर रहकर अलग अलग देशों को
देशों को पहचान दी। दूसरी बात इसकी विशेषता क्या थी कि इसने शीत युद्ध में तनावों को कम करने की कोशिश करी। जब जब तनाव बढ़ा, तनाव को कम करने की कोशिश करी। चाहे हम बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट की, चाहे हम और भी जगह की बात करते हैं। तो भारत की परमाणु नीति की क्या व्याख्या करेंगे? तो भारत ने भाई 2 बार परमाणु परीक्षण किया, पोखरण पहला और पोखरण दूसरा, पोखरण फर्स्ट और सेकंड जिसे बोलते हैं। 1 मई का महीना 1974 में, दूसरा मई का महीना 1998 में। दोनों एक तरफ जब पहला हमारा परमाणु परीक्षण हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, जो दूसरा परीक्षण हुआ तो उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और हमारी परमाणु नीति डायरेक्टली स्पष्ट रूप से है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। हम भारतीय कभी भी अपने परमाणु को किसी देश को डराने धमकाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसको हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। हम इसको किसी दूसरे देश पर तब तक उपयोग नहीं करेंगे जब तक वो हम पर हमला नहीं करेगा, ये भी याद रखना है। तो भारत की परमाणु नीति यही है। अगली बात करते हैं हम 1970 के दशक में के प्रारंभ में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ने के कोई 4 कारण बताना है। तो 1970 में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ने, दशक नाम ये दे दिया है, तो ये 1970 से 1980 की बात कर रहा है। तो इसके बीच में अगर हम देखें तो इसने कई सारे, पहली बात तो सुधार किए थे, सुधारों को किया था। इसमें 10 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम आ जाते हैं इसके अंदर। जिसमें दूसरी चीज, पहली बात तो सुधार की, इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसने भूमि सुधार कानून लेकर आई थी, और साथ ही साथ में देशी रियासतों की जो पीवी पर्स के जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती थी, उन फैसिलिटीज को इसने समाप्त कर दिया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, 1971 में ही युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद में जब भारत युद्ध में विजयी रहा तो उसके बाद भी इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी ये बढ़ गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बात करें तो चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ के नारे की वजह से इंदिरा गांधी की जो है लोकप्रियता काफी बढ़ गई। और 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और 1979 में जब इनकी सरकार गिर गई तो इसने ये भी तय कर दिया कि शासन चलाना कोई बच्चों का कार्य नहीं। इंदिरा गांधी जैसे तैसे अच्छे से शासन चला रही थी। और 1980 में जब इलेक्शन हुआ भी तो इंदिरा गांधी ने चुनाव में क्या करके दिखाया, प्रचंड बहुमत भी दिखाया। इसके अलावा अगर पीवी पर्स को अलग से बना सकते थे, चाहते तो सुधारों को अलग से लिख सकते थे, युद्ध की सफलता को अलग से लिख सकते थे, और जो है गरीबी हटाओ का कॉन्सेप्ट जो था वो एक अलग से ही आप लिख सकते थे। अब तक 23 क्वेश्चन हो चुके हैं डिस्कस। अब 24 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में रामलीला मैदान में प्रदर्शन में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं हुई थी? अब पार्टी नहीं शामिल हुई, इसमें क्या है, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही इसके अंदर शामिल नहीं होगी, यही उत्तर होगा। चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दल ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के खिलाफ दबाव डाला, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ दबाव डाला था और इंदिरा गांधी भी कांग्रेस पार्टी से ही थी, इसीलिए वो तो होगी नहीं। इस दल ने क्या किया, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे मांगने की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की मांग करी और सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारी का आह्वान किया वह सरकार में अनैतिकता और इसका पालन ना करे। देखो, जो अवैधानिक आदेश है उसका पालन ना करें। तो डायरेक्टली यहाँ पर किसी पार्टी के बारे में नहीं बताया, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज को बिहाफ पर हम कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या कहता है, दूसरी चीज कहता है कि पार्टी इंदिरा गांधी का त्याग क्यों मांग रही थी, क्यों इंदिरा गांधी से इस्तीफा की बात कर रही थी। इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट बदल दी, बिल्कुल गलत बात। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ में लोकसभा चुनाव में अवैध घोषित कर दिया था, ये बात सही लगती है। अगला, इंदिरा गांधी का मोरारजी देसाई से संघर्ष चल रहा था, ये कोई बात नहीं है। इंदिरा गांधी लोकसभा में बहुमत खो चुकी थी, ये भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, 26 जून 1975 को क्या घटित हुआ? तो आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई, लोकसभा भंग कर दी गई, ये तो गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायाधीश का स्थानांतरण कर दिया गया, ये भी गलत बात है। लर्न करो, इसको याद करो। इंदिरा गांधी आगे कहते हैं कि भारत के गृह मंत्री को त्यागपत्र देने की बात करी, तो ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, 1975 में लोगों का मिजाज यानी मूड कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध क्यों हो गया? क्योंकि समय से पूर्व चुनाव करने की तैयारी चल रही थी,
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं हो पाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके साथ इंदिरा गांधी ने अपना त्याग नहीं दिया इस फैसले के बाद में। ये बात बिल्कुल सही है। और कांग्रेस सिंडिकेट मजबूत हो चुकी थी, ये तीनों में से कोई बात नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद करो, टाइगर है। अब यहाँ पर आपको कुछ कॉलम दिए गए, इन कॉलम को आपको फिल करना है, 1 2 3 4 करके अंकित किए गए और राज्यों को पहचानना है और इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला, वह राज्य जिसे विभाजन के समय बांटा गया एक भारत के पास रह गया था। तो अब सीधी सी बात है, दो मैप को देख के पहचानना है। तो मैप में देखो यहाँ पर, अब भाई ये राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब जो है वो क्या है कि भाई विभाजन हुआ इसका, ये पाकिस्तान में भी चला गया था और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अब ये नहीं कि सी वाले में इसमें लिखेंगे, पहले वाला था तो मानचित्र से संबंधित अक्षर कौन सा था? वो सी था और राज्य का नाम क्या है आपका? पंजाब। ऐसे आपको पेपर में करना होता है। अगला देखो क्या क्वेश्चन कहता है कि वह राज्य जिसे असम से कटकर बनाया गया, वह राज्य है सरदार पटेल से गुजरात संबंधित है। 1966 में निर्माण किया गया राज्य कौन सा था? अब देखो पहचान लो इसमें। तो ए जो है जो गुजरात में आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से वाले? थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में अक्षर ए है और यहाँ पर आपको लिखना था गुजरात। अब असम से कटकर बनाया गया, असम तो यहाँ पर है, असम से अलग करके किसको बनाया गया? डी। तो यहाँ पर ये कौन सा राज्य है? ये आपका त्रिपुरा है। ये कौन सा राज्य है आपका? त्रिपुरा है। ये आपको लिखना था। और जो बी है, ये बी क्या हो जाएगा आप सभी का? हिमाचल प्रदेश है ना। बी यहां पर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यहां पर आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, जो क्या है आपका? त्रिपुरा। ठीक है भाई। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नीचे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर ये दृष्टिबाधित के लिए नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, कार्टून में दिखाई गई लाल किताब में क्या दर्ज था? लाल किताब में क्या दर्ज था? ये माओ की लाल किताब है। इसमें मार्क्सवादी जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए इसमें वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन किया है कि कैसे करके शासन चलाना है, इसके बारे में। ठीक है भाई। अगला कहता है कि कार्टून में दिखाए गए माओ कौन थे? तो ये बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे। तब के चीन में और अब के चीन में क्या परिवर्तन हो गया है? तब के चीन में जो है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था पहले बहुत ज्यादा मजबूत था, वो धीरे धीरे क्या हो चुका है? मजबूत तो अभी भी है, लेकिन वो केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक ही सीमित है, अब आर्थिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसने अपना समाजवादी दृष्टिकोण को पूंजीवादी दृष्टिकोण की तरफ मोड़ लिया है। यहाँ पर ये कह सकते हो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कर लिया, ये भी कह सकते हो आप। अब यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के किन्हीं 3 मुद्दों को लिखिए। तो पहला मुद्दा तो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर। दूसरी चीज आप लिखोगे इसमें नदी का जल विवाद। और तीसरा क्या है? सीमा समस्या। तो ये 3 आप पॉइंट इसमें कह सकते हो कि जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान में विवाद का ये 3 मुद्दा रहा है। इन तीनों मुद्दों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। नदी जल विवाद में आपने देखा है कि सिंधु जल समझौता भी हुआ है, लेकिन फिर भी भारत कई बार कहता है कि हम अपने जल की उपयोगिता की हमारी मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम समझौतों को नहीं मानते। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये सारी चीजें हो ही चुकी है। जम्मू कश्मीर को लेकर कई युद्ध भी हो चुके हैं। अगला, श्रीलंका में जातीय संघर्ष की 3 विशेषताओं को बताइए। तो पहली विशेषता ये है कि तमिल और सिंगली के बीच में हुआ है। दूसरी बात जो है, सिंगली जो है तमिलों को अपने देश से बाहर निकालना चाहती है, वहीं जो सिंगली लोग हैं वो लोग चाहते हैं जो तमिल लोग हैं वो चाहते हैं कि उत्तर में उनके लिए एक अलग ही देश बना दिया जाए, स्वायत्त प्रदेश बना दिया जाए। तीसरी बात करें तो इसको रोकने के लिए लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम तमिलों ने अपना एक संस्था भी बनाया, और ये इन दोनों के बीच में 2 पक्षीय संघर्ष को भी दर्शाता है। अगला है, पर्यावरण के प्रति एक सरोकार के रूप में सांझी संपदा परंतु जिम्मेदारी अलग अलग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सांझी संपदा परंतु जिम्मेदारी अलग अलग का मतलब सिंपल सा है कि सामुदायिक संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, परंतु इस संपत्ति का जो उपयोग की बात जब हम करते हैं तो ये कोई एक निजी रूप में ना की जाए, बल्कि सबके द्वारा की जाए।
तो ये सरोकार क्यों है? क्योंकि इससे क्या होगा, लाभ एक को नहीं बल्कि सबको मिलेगा और विकास सतत पोषणीय बना रहेगा, संसाधनों की सुरक्षा होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को वैसे भी क्लास के अंदर भी कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के निम्नीकरण को बचाने के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय आंदोलन को बताइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए कौन कौन से काम किए गए? अब इसमें आप रियो सम्मेलन, पर्यावरणीय आंदोलन, एक तरीके से रियो सम्मेलन, इसके अलावा आपका क्योटो प्रोटोकॉल है। और तीसरी बात अगर हम कहें तो तीसरी बात अगर हम कुछ और कहें तो इसके अंदर कुछ और भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ और भी हम इसके अंदर कह सकते हैं, ऐसे पेरिस सम्मेलन वगैरह भी हम इसके अंदर, सम्मेलन वगैरह हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या और भी आप अपने चाहो तो आप इसके अंदर आयोग की रिपोर्ट लिख सकते हो, स्टॉकहोम सम्मेलन लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो। असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों को बताइए। क्योंकि 3 कारण, बाहरी लोगों के खिलाफ 3 आंदोलन के 3 कारण क्या है? सबसे पहला कि इनके संसाधनों का तेजी से हाशिर हो रहा है, पहली बात हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि रोजगार में इनके साधन कम हो रहे हैं, और तीसरी बात क्या है, लगातार इनकी संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है, अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं इसकी वजह से। अगला कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद तनाव के किन्हीं 3 मुद्दों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न किया है। देखो 3 मुद्दे ऐसे बताने जिसने भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरे को भाव पैदा किया है। सबसे पहला मुद्दा रहा है धर्म, दूसरा जिन्होंने भारत की एकता के लिए बड़ा ही खतरा रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान के नाम का युद्ध होता है तो जो भारत में जो मुस्लिम लोग हैं या अन्य संप्रदाय के लोग हैं उनके बीच में कई बार दंगे हो जाते हैं, तो ये भी इसका एक रीजन रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे अगर भारत की एकता की खतरा के लिए, तो जो अलग अलग राज्यों में अलगाववाद की जो मांग उठती रही है, इसकी वजह से भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा रहा है। और साथ ही साथ भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो एक दूसरे से अलग भी हुए, तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये भी हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट को ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है कि ऐसे 3 महत्वपूर्ण मुद्दे की व्याख्या कीजिए जिन्हें भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों में आपसी सहमति बनी हुई है। 3 मुद्दे बताने हैं। सबसे पहला मुद्दा है आपका विकास का। दूसरा विकास का मुद्दा है कि हर एक राजनीतिक पार्टी गठबंधन की राजनीति को सहयोग करती है, पहली गठबंधन की राजनीति बोल देते हैं। दूसरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो नई आर्थिक नीति को लेकर, और तीसरा आप सभी का मंडल मुद्दा, आरक्षण को लेकर। मंडल मुद्दा भी एक जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात करता है, और नई आर्थिक नीति, इस पे भी सबका सहयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उभरने की सक्रिय प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अगर 1998 की बात करें, इसके बाद से जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ही जो बीजेपी पार्टी है उसने लगातार अपना उत्कर्ष किया है। हालांकि 2004 में इनकी सरकार गिर गई, सरकार मतलब टेन्योवर पूरा हो गया। इसके बाद 2004 से लेकर 2009 तक और 2009 से लेकर 2014 तक, इस समय इन 5 साल और इन 5 साल अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई है, लेकिन 2014 के बाद से ही हम देखते हैं बीजेपी ने अपने आप को सशक्त रूप से शासन में अपने आप को ला रखी है, और वो लगातार शासन इसके आगे भी कर रही है। अब 2029 में इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तो देखते हैं अभी 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, लगातार भारत की राजनीति में बीजेपी पार्टी का दबदबा है। ये सारा का सारा पूरा पेपर था जो कि आज की क्लास में हमारे द्वारा डिस्कस किया गया है। बाकी हम अपने अगले किसी क्लास के अंदर अगले पेपर को डिस्कस करेंगे।